सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 142वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन में वैसे तो हम अभी तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम अधिकरण देख रहे थे। पीछे हमने तृतीय अध्याय में प्रथम पाद के छठे अधिकरण में एक न्याय देखा था, उसको अरुणा न्याय अथवा शीर्षक था अरुणादीनाम गुणानाम असंकीर्णताधिकरणम। तो मीमांसा दर्शन के कुछ अधिक महत्वपूर्ण, अधिक प्रचलित, चर्चा के योग्य अधिकरणों में से ये एक अधिकरण है। इस पर वाक्य, शब्दों का परस्पर संबंध और इन सबको लेकर के विश्लेषण किया गया है और बात को समझाने के लिए पूर्व पक्षी की ओर से तरह तरह के आड़े टेढ़े प्रश्न भी उठाए गए हैं और एक तथ्य तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें जो वितर्क हो सकते हैं उनको उठा करके फिर समाधान का, विश्लेषण का प्रयास किया है। इस विषय में कुछ और प्रस्तुति, कुछ और प्रश्न और उसका, उन नियमों का, यहां जो सिद्धांत और नियम बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से तो विश्लेषित हैं ही, संस्कृत की दृष्टि से तो हमें स्वीकार करने ही होते हैं। लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो हर भाषा में लग सकते हैं, लगते हैं, लेकिन फिर भी विचारणीय होता है कि हर सिद्धांत और नियम हर भाषा में पूरा लग पाता है, नहीं लग पाता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन एक मूल चीज रहती है कि भाषा है, मनुष्य की भाषा है, तो उसमें अभिव्यक्ति में ये चीजें आती ही हैं, लगभग वही चीजें मिलती हैं। उस साम्य को भी हमें ध्यान में रखना है। तो हैदराबाद में IIIT में सुखदा जी लंबे समय कार्यरत रही हैं और इससे संबंधित जो हम लोगों ने शिविर भी किया था वहां पर 15 दिन का, और कैसे कैसे ये लोग कार्य करते हैं। तो अब इनकी PhD भी वहां पर लगभग पूरी ही हो चुकी है ये, और लंबे समय इन्होंने विश्लेषण किया है, अनेक विद्वान भी आए हैं, और वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से ये कुछ और चर्चा, कुछ विषय रखना चाहती हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में क्या हम इन सिद्धांतों को या इनमें से कुछ सिद्धांतों को लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कितना घटता है, और कुछ भी जो विचार है ये अपने विचार भी रखेंगे और कुछ हम भी अपनी राय उस पर दे सकेंगे। ये जिन विषयों पे कुछ बात रखेंगे वो हमारी दृष्टि में कैसा है, उन्होंने जो प्रस्तुति की है वो ठीक ठीक हुई है, नहीं हुई है, हम भी अपने विचार रख सकते हैं। हमने इस अधिकरण को पढ़ा है, इस पे शंका समाधान भी की है, बहुत दिनों तक ये अधिकरण चला है, थोड़ा थोड़ा करके, भाष्य बहुत लंबा है इसका। तो उन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्वस्थ परिचर्चा करते हैं और कुछ और हमारे को समझ में आता है, कुछ और स्पष्टता होती है तो वो निकल करके आएगा। और यदि कोई ऐसी चीज लगती है कि हमने अभी तक जो समझा है भाष्य के अनुसार उसमें कुछ और संशोधन, परिवर्धन अपेक्षित है, या उसकी कुछ और गहराई पता लगती हो कि हाँ तो ये चीज भी निकल करके आ रही है, वो सब कुछ हमारे को इससे लाभ हो सकते हैं। तो मैं सुखदा जी को, उनको आचार्य भी कह सकते हैं, व्याकरण आदि पढ़ी, व्याकरण पढ़ चुकी हैं वो, और PhD भी है तो डॉक्टर भी कह सकते हैं, अब तो लगभग हो ही चुकी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने विषय को प्रस्तुत करें। ओम। सबसे पहले जैसा कि आचार्य जी ने बताया, हम मैं हिंदी के 2 वाक्य आपको दूंगी, इनको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर।
पहला वाक्य है, एक लाल गाय थी और एक काली गाय थी। दूसरा वाक्य है, लाल ने काली को मारा। ठीक है, इसी का मैं अंग्रेजी में अनुवाद करती हूँ। तो अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं, पहले वाक्य को, देयर was a red cow and a black cow. दूसरे का अनुवाद होगा, the red one hit the black one. ठीक है, इसी का संस्कृत में अनुवाद करूं तो, एका रक्ता गौ आसीत् एका च कृष्णा। दूसरे का अनुवाद होगा, रक्ता कृष्णान अहन। ठीक है, इनमें किसी को कुछ संशोधन करना है इन वाक्यों में? ये जो दूसरा वाक्य है, लाल ने काली को मारा, जी, तो यहाँ द रेड वन हिटेड ब्लैक वन, मारा बिकॉज अगर आप सिर्फ करते हैं कि द रेड वन हिट, तो मारती है। हिट आपको वर्तमान काल में लग रहा है? जी, हिट तीनों में एक सा ही होता है। ये पास्ट टेंस है ना? हिट हिट हिट, भूतकाल। ठीक है। ये भी पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट टेंस में सेम फॉर्म होता है, तो हिट 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 ही रहेगा। और कुछ? और कोई प्रश्न? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अंतर है, देखने वाली बात है, हिंदी ने और इंग्लिश ने, लाल ने रक्ता, काली को कृष्णा, सीधा सीधा जो विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव है, अमूर्त, जिसको कि मीमांसा की दृष्टि में अमूर्त गुण मान रहे हैं, उनको वैसा का वैसा हम उपयोग कर पा रहे हैं वाक्य में। पर जब हम इंग्लिश में आते हैं, द रेड हिट द ब्लैक नहीं कह सकते। ठीक है, हमको वन लगाना पड़ता है इंग्लिश में। कभी कभी हो भी जाता है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री जो होती है, जहाँ की बहुत फास्ट आपको बोलना पड़ता है, जैसे जैसे स्पोर्ट्स चल रहा है वैसे वैसे आपको कमेंट्री देनी होती है, तो वहाँ पे द रेड वन, द रेड आर विनिंग, इस तरह से बोल सकते हैं, बोला जाता है। पर सामान्य रूप से रेड हिट वन, रेड हिट ब्लैक ऐसा नहीं बोलते हैं।
जब हम अरुणा न्याय पढ़ रहे थे, यहाँ पे कुछ चीजें आई। इसको उनको माइक मैं- को सामने रखिए, माइक को। जो चीजें यहाँ पे आई हैं उनको मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी। इसमें पहला तो 661 पृष्ठ पर पहले अनुच्छेद में चौथी पंक्ति है, न चामूर्तो अर्थः क्रियायाः साधनं भवितुम अर्हति। पृष्ठ संख्या 651 51। पहला अनुच्छेद चौथी पंक्ति, न चामूर्तोऽर्थः क्रियायाः साधनं भवितुम अर्हति। तो इन्होंने कहा कि जो भी अमूर्त अर्थ है, जो रंग होते हैं, उनको अमूर्त मान के चल रहे हैं। वो सीधा गुण- सीधा गुण क्रिया है। का, हाँ, गुण जो है सीधा सीधा क्रिया से नहीं जोड़ सकता। फिर दूसरा वाक्य आया है 664 पृष्ठ पर पहले अनुच्छेद में 7वीं पंक्ति है, साक्षात् ही द्रव्यम क्रियां प्रत्युपकरोति गुणस्तु विशिनष्टि साधनम। जो कहता है कि द्रव्य साक्षात क्रिया का उपकार करता है, गुण तो साधन को विशेषित करता है। फिर 664 पृष्ठ पे ही पहले अनुच्छेद की अगली पंक्ति 8वीं पंक्ति में एक और वाक्य है, गुणस्य क्रियाम अभिनिर्वर्तयत एतदेव सामर्थ्यम यत् साधनम विशिंशात। ठीक है, ओम ओम। अभी रुको, जी। बोलो। तो ये वाक्य कहता है कि गुण का क्रिया के साथ संबंध, क्रिया को निर्वृत्त करते हुए यही सामर्थ्य होता है कि वो साधन को, द्रव्य को विशेषित करे। एक और वाक्य है 654 पृष्ठ पर, दूसरे अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति है, नहीं केवलम गुणवचनः शक्नोति द्रव्यम अभिधातुम। ये भी पहले वाली बात को ही समर्थ करता है, उसको ही पुष्ट करता है कि सीधा सीधा गुणवाची शब्द द्रव्य को नहीं कह सकता। फिर एक और वाक्य है 652 पृष्ठ पर, दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति, द्रव्य विशेषा ह्येते स्त्री पुमान नपुंसकमिति। द्रव्य विशेषा ह्येते स्त्री पुमान नपुंसकमिति। इन सबको मुझे लगा कि इनके माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सबको मैंने अरुणा न्याय के अंदर ये आए हैं, वहां से इनको इकट्ठा किया है। तो इनको, इनसे यदि देखें तो अब कैसे हम जो अंग्रेजी जो बात नहीं कह पा रही, हिंदी जो कह पा रही है, संस्कृत जो कह पा रही है, उसको कैसे देख सकते हैं, इसकी तरफ अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, बोलो जी। ओम। आचार्य जी, आपने जो पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, देयर वाज ए रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, पर जो वर्ब आप दी हैं वाज ए सिंगुलर नंबर में दी है। मेरे ख्याल से वेयर होना चाहिए। देयर, जी, देयर वेयर अ रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ। फिर से बोलना। देयर वेयर अ रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हैं वो दो हैं, यानी कि प्लूरल में हो जाते हैं। और वेयर देयर, जी, देयर वेयर आप वाज के जगह पे। देखो, थोड़ा धीरे धीरे बोलो और हवा नहीं लगे आपकी बोलने में, उसमें। हाँ हाँ, ये वाक्य, इसकी जगह आप दूसरा वाक्य सुझा रहे हैं। जी, इसकी जगह आप दूसरा वाक्य सुझा रहे हैं। जी, अच्छा जी। हाँ, बोलना फिर से। देयर वेयर देयर वेयर वेयर देयर वर आप कहना चाहें, देयर वर There were. देयर वेयर अ रेड काउ एंड ब्लैक काउ। ऑब्जेक्ट अच्छा, दो मतलब हैं। दो हैं, इसलिए आप आज की Plural. जगह वर कहना चाहते हैं। जी। अच्छा,
ठीक है। वैसा यदि देखिए ये क्या है, एक इनकम्प्लीट वाक्य की तरह से जो दूसरा लग रहा है ना आपको, वो इसको शेयर करेगा, ये नहीं, यहाँ पे आके ऐसा बैठ नहीं। जाएगा। देयर वॉज अ रेड काउ एंड, ये पूरा का पूरा शेयर हो रहा है, ये जो है एंड शेयर कर रहा है। देयर वॉज अ रेड काउ एंड देयर वॉज अ ब्लैक काउ। ठीक है। देखो ये तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में ये दोनों शैलियां हैं, ये वक्ता के अभिप्राय के ऊपर है। हिंदी में क्या लिखा है, एक लाल गाय थी, तो हिंदी में भी देखिए आप कि एक लाल गाय थी और एक काली गाय थी। यहां ऐसा वाक्य होना चाहिए कि लाल और काली गायें थीं किसी जगह पे, या यहां कहीं ये थीं, जी बहुवचन में हो सकता था। जी पर वक्ता ये भी कह सकता है, वो भी कह सकता है, दोनों तरह से वाक्य निर्माण हो सकता है। और यहाँ दो वाक्य हैं, जी वो संयुक्त रूप से नहीं, एकदम नहीं कहना चाहता है। एक लाल गाय थी और एक लाल गाय काली गाय थी, तो जैसे थी था, ऐसे ये वाज यहाँ आ भी सकता है। यहाँ एंड ए ब्लैक काउ वाज, ये भी तो एक वाक्य हो सकता है। यही मैं कह रहा चाहता नहीं, वर नहीं, वर्म नहीं, आपका ने वर का कहा था। अगर यहां भी वाज भी हो तो अंग्रेजी में चल सकता है ना, एंड देयर लेकिन वॉज अगर अ ब्लैक काउ। There हाँ, एंड ए ब्लैक काउ एंड ए was a black cow. देयर वॉज and अ रेड काउ And there was हाँ। a black And- cow. या तो दो किया थे। देयर वॉज अ ब्लैक काउ। हाँ, एंड देयर वाज ए ब्लैक काउ, या तो यूं जी, बोलेंगे, जी, जी। अथवा एंड ए ब्लैक काउ वाज, ऐसे नहीं आएगा, Was there. वहां नहीं आएगा। One ठीक है, red- तो दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसका वहां पर जुड़ा हुआ है मान करके करते हैं, जी, तो वर भी आप लगा के बोल सकते हो, तो कोई आपत्ति नहीं। इन्होंने इस ढंग से प्रस्तुत किया है इस वाक्य रचना में, चूंकि हिंदी के अनुसार यहां पर भी किया गया है, उसी शैली में हमारे को विवेचना करनी है। इसमें कोई दोष हो तो बताओ। आचार्य जी, मुझे ऐसा लग रहा व्याकरण के नियम, इंग्लिश व्याकरण ग्रामर के नियम के अनुसार कि या तो होना चाहिए कि देयर, यदि एक वर्ब रखेंगे तो देयर वेयर अ रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ, और यदि दो वर्ब रखेंगे, क्योंकि हिंदी में भी दो वर्ब है, दो क्रियाएं हैं, देयर वाज ए रेड काउ एंड देयर वाज ए ब्लैक काउ, ऐसा मेरे वो अंतर्भावित है, यूं कह लो। अब वहां भी तो हम कह सकते हैं एक लाल गाय थी और एक काली गाय तो थी दो बार किया है। थी, नहीं बोला है मैंने अभी दोबारा, थी नहीं बोला है। जी। अब हिंदी में भी ये वाक्य बोल सकते हैं, छोटा करके जब बोला जाता है, और एक काली गाय। वो थी ना भी बोले तो भी हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में भी दोनों तरह से बोला जा सकता है। क्रिया की आकांक्षा रहती है, मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा भले ही है, आकांक्षा है, क्योंकि भाषा ये आकांक्षा में यहाँ से पूर्ण पूर्ण हो जाती है, समझता है व्यक्ति सीधा दूसरा। पूर्ण हो जा रही है। एकदम झुका तो लिखा नहीं जाता है पूरा, बोलने में वैसे भी चलता है। ठीक है, और कोई बात? जी चलिए। ठीक है, तो हिंदी में, हिंदी और संस्कृत बिना किसी अतिरिक्त माध्यम को लगाए सीधा गुणवाची शब्दों के द्वारा द्रव्य को कह पा रही हैं। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि लाल ने काली को मारा, तो लाल गाय ने काली गाय को मारा, ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसी तरह से संस्कृत में भी, पर इंग्लिश में ये हम नहीं कह सकते द रेड हिट द ब्लैक, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए जब हम इन सिद्धांतों को देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बताया, जो पहला वाक्य हमने लिया था 651 पृष्ठ से, न चामूर्तो अर्थः क्रियायाः साधनम भवितुम अर्हति। तो अमूर्त अर्थ सीधा क्रिया का साधन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हमको ये प्रश्न आएगा कि यहाँ पे अब लाल ने कैसे सीधा मारा का साधन बन सकता है। यहाँ पे सीधा इंग्लिश ने एक तरह से देखें तो सही किया है, उन्होंने सीधा नहीं किया, उन्होंने वन ला के उसको एक बहुव्रीहि समास टाइप का बना करके फिर उस वर्ब के साथ कनेक्ट किया है। इसी तरह से संस्कृत में भी वो दिक्कत आएगी कि सीधा इस, यदि एकमात्र इस सिद्धांत को देखें तो ये दिक्कत आने लगती है। पर साथ में ही उन्होंने एक और सिद्धांत दिया जो कि 652 पृष्ठ पर है, दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति, द्रव्य विशेषा ह्येते स्त्री पुमान नपुंसकमिति। तो उन्होंने कहा कि जो
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग जो हम जोड़ते हैं किसी गुणवाची शब्द के साथ, किसी के भी साथ, इसमें मैं गुणवाची शब्द को इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है, द्रव्यवाची बन जाता है। तो इस तरह से यदि देखें तो ये लाल ने काली को, काली में तो सीधा हमको दिखाई दे रहा है स्त्रीवाची, लाल में भी स्त्रीत्व है जिसका कि हम हिंदी में क्रिया के माध्यम से पता लगा लेते हैं। तो लाल ने मारा या लाल मारती है, लाल मारेगी, तो क्रिया के माध्यम से वो सीधा हमको पता लग जाता है। यहाँ तो पता नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पे सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, पर मारा ये से, क्रिया से यहाँ पता नहीं लगेगा। यहाँ नहीं पता जी, लगेगा। भूतकाल में नहीं पता लगेगा, पर दूसरे वर्तमान काल या भविष्यत काल की क्रिया यदि हम लाएंगे तो वो सीधा पता चल जाता है, एग्रीमेंट के माध्यम से पता लग जाएगा। तो ये जो लाल शब्द है ये भी सीधा गुणवाची ना होके अभी ये स्त्रीलिंग से विशेषित होने की वजह से द्रव्यवाची हो गया है। तो ये भी द्रव्यवाची है, ये भी द्रव्यवाची है, ये दोनों का अब क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा। इसी तरह से संस्कृत में भी स्पष्ट दिख रहा है, स्त्रीलिंग से विशेषित हैं दोनों ही शब्द और दोनों क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे। पर इंग्लिश में हमको कहीं भी इस तरह का कोई संकेत दिखाई नहीं देता जहाँ से कि हमको पता लगे कि ये जो रेड है या ब्लैक है या वाइट है वो स्त्रीलिंग से या द्रव्य किसी प्रकार से बन पा रहा है। वो नहीं लगता, ना क्रिया के माध्यम से, क्रिया में ऐसा कोई विशेषता होती है इंग्लिश में जहाँ की वो हमको दिखाई दे कि वहाँ लिंग की पहचान है, उससे हम लिंग का पता लगा पाएं। तो इंग्लिश क्या करती है ऐसे सिचुएशंस में, ये बहुव्रीहि समास टाइप का मानूं इसको या फिर मैं मतुप मानूं, ये थोड़ा विचारणीय विषय है अभी कि ये बहुव्रीहि समास बना रहे हैं रेड वन करके, ब्लैक वन करके, या फिर ये मतुप की तरह इसको मानूं लाल रंग वाली। इन दोनों के अर्थ बता दीजिए। बहुव्रीहि करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा और मतुप करेंगे तो उसका भाषा में बोल दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए। तो रेड वन का होगा लाल रंग वाली ने मारा ब्लैक वन, काले रंग वाली को। नहीं, बहुव्रीहि में हाँ, लाल रंग है जिसका उसने, बहुव्रीहि में लाल रंग है जिसका उसने, उस गाय ने, ब्लैक वन काला रंग है जिसका उस गाय को मारा। बहुव्रीहि करेंगे, मतुप करेंगे तब क्या अर्थ बनेगा? मतुप करेंगे तो लाल वाली ने, लाल रंग है, लाल रंग इसका है, वो लाल रंग जिसका है नहीं, लाल इसका रंग है रंग। वाली ने, बस लाल रंग वाली ने। मतुप में लाल रंग वाली ने काले रंग वाली को मारा, ये मतुप अर्थ करते हैं, वाला अर्थ करते हैं। और बहुव्रीहि करेंगे तो लाल रंग है जिसका उसने, काला रंग है जिसका उस गाय को मारा, या गाय छोड़ दीजिए उसको मारा। ठीक है, दोनों तरह से विचारणीय है। ठीक है, तो ये अभी विचारणीय है कि इसमें बहुव्रीहि ही ज्यादा उचित रहेगा कि मतुप। जी आचार्य जी, इसमें बहुव्रीहि करें या फिर मतुप करें, दोनों में एक ही अर्थ को कहा जाता है। इसलिए महाभाष्य में भी आता है कि मत्वर्थे बहुव्रीहि, जो बहुव्रीहि होता है वो मत्वर्थ में ही होता है। इसलिए यहाँ पर जब हम मतुप प्रत्यय करते हैं तो रक्तः वर्ण अस्य अस्ति इति, लाल वर्ण है जिसका उसने मारा, ऐसा अर्थ आएगा। तो यहाँ लाल वाली से जो हम कह रहे हैं वो लाल वर्ण है जिसका, वो लाल वाली होती है और उसने मारा। तात्पर्य तो वही आएगा। हाँ, लेकिन सामान्यतः हम जो अर्थ बोलते हैं ना, उसमें हिंदी में जो बोलते हैं उसमें लाल वाली ने, लाल रंग है जिसका, ठीक है, तदस्य अस्ति, तदस्य अस्ति, वो सूत्र भी वैसे ही कहते हैं, अस्ति, वह है जिसका, लाल रंग है जिसका। लेकिन हिंदी में हम इस दो अलग तरह से बोलते हैं, लाल रंग वाली, लाल रंग है जिसका, और लाल रंग वाली। तो मतुप वाले का हिंदी में जब हम अर्थ करते हैं ना तो लाल रंग वाली ऐसा करते हैं। जैसे अब अगर हम लाल वर्ण का गुण के साथ में समास करें कि रक्त गुणा गौ, लाल गुण है जिसका ऐसी गाय, तो वहां पर भी हम इसको लाल गुण वाली गाय
दोनों लाल कह रंग सकते वाली, तो दोनों बहुब्रीही कह में सकते हैं। मत्वर्थ में एक ही अर्थ निकलता अर्थ में कोई भेद नहीं है, जी। अर्थ में कोई भेद नहीं है। प्रस्तुति में तो देखो एक बात तो ये निकल के आए कि अर्थ तो एक ही आएगा दोनों का। और इसमें हम कहें कि ये बहुब्रीही है या मतुप है, ये दो शब्द चूंकि इस अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुब्रीही है या मतुप है। जी क्योंकि बहुब्रीही मतुप कहेंगे तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से कहेंगे उस तरह की रचना होनी चाहिए वहां पर। वो रचना कोई लिंग तो हमको यहां दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यय तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए प्रश्न ही वास्तव में तो अति प्रश्न है कि यहां पर बहुब्रीही है या मतुप है। चिन्ह तो दिखेंगे नहीं क्योंकि भाषा ही अलग है और अर्थ में कोई भेद नहीं है। चिन्ह में वन को देखना चाह रही हूँ कि ये जो वन है ये मतुप प्रत्यय का काम कर रहा है या बहुव्रीहि बोधक दोनों का काम कर रहा है। का इस तरह का कुछ? अर्थ चूंकि दोनों आ रहे हैं दोनों ही इसलिए आ आप दोनों ही कह सकते हैं, किसी को गलत नहीं कह सकते कि ये मतुप का नहीं कर रहा है बहुब्रीही। निर्णायक तत्व क्या करेंगे हम कि यहाँ बहुब्रीही है या मतुप है, इसके लिए कोई हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है क्या? नहीं, इसके लिए कोई हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जी। ये अति प्रश्न है, इसमें कोई निर्णय नहीं हो सकता है क्योंकि भाषा दूसरी। आप संस्कृत भाषा होती तो हम कर सकते थे कि ये बहुब्रीही है या मतुप है, और वहां तो प्रश्न ही नहीं उठता, एकदम पता लग जाता। तो ये बौद्धिक प्रश्न है, अति प्रश्न है, और उससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। अगर हम ये निर्णय कर लें कि यहाँ बहुब्रीही है या मतुप है, उससे आपको कोई अंतर पड़ेगा क्या आपकी शैली में? मैं ये अंतर लाना चाहूंगी फिर कि इसमें संभवतः जैसा हम कहते हैं कि गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक, मैं वहां वो भी सीधा सीधा नहीं घट रहा है, पर इसे ये मतुप का लुक तो नहीं है। मतुप यदि इसको मानेंगे तो लुक नहीं है, सीधा यहाँ पे विद्यमान है, तो बहुव्रीहि कुछ मानेंगे। और यहाँ पे जैसे कि हिंदी में हमेशा लिंग दिखाई नहीं देता है, इसी तरह से यहाँ पे लिंग दिखाई नहीं दे रहा है। जो स्त्रीलिंग है वो दिखाई नहीं दे रहा, पर वो विद्यमान है, पता लग रहा है हमारे को। जी। वो पीछे से आएगा, हाँ जी, पीछे काऊ शब्द वो से आएगा। संदर्भ से। नहीं तो यहाँ का पीछे पिछले वाक्य से पता लग जाता है हमारे को। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलूं कि या तो अंग्रेजी ने एक नई डिवाइस पैदा की है उसको कहने के लिए, जो कि हम स्त्रीलिंग के पुल्लिंग आदि के माध्यम से कह पाते हैं। इन्होंने ये वन वाली डिवाइस नई बनाई है, या फिर ये माना जाए कि इन्होंने यहाँ पे स्त्रीलिंगता क्योंकि नहीं दिख रही है इसलिए बना ली, या फिर यहाँ पे कहीं से उसका लुक हो रहा है। देखिए इसमें तो एक तो बात स्पष्ट है कि वन जो है ये द्रव्य को बताता है, इकाई को। वन मतलब एक है या इकाई को कह रहे हैं, ये लिंग को नहीं कह रहा है वन, इसलिए ये प्रश्न ही यहाँ नहीं उठेगा। लिंग तो पिछले वाक्य से आ रहा है, उनको पता है कि पीछे काऊ शब्द कहा गया है उसका क्या लिंग है, और वो हमारे को पता है कि वो द्रव्य कैसा है, उसके अनुसार आ रहा है। तो इसलिए वन तो लिंग को नहीं कहेगा, द्रव्य को कह रहा है बस। तो इसने लिंग तो नहीं दिया पर द्रव्यता इसको दे दी, द्रव्यता दे दी। द्रव्यत्व इसको जब दे दिया तो ये अब सीधा क्रिया का सीधा इसलिए नहीं बन पा रहा था केवल रेड या केवल ब्लैक, क्योंकि वो उसमें किसी तरह से द्रव्यत्व नहीं आ पा रहा था। हाँ। अब इस वन ने आकर के उसमें द्रव्यत्व डाल दिया। ठीक है। अब द्रव्यत्व जब हो गया तो ये अब क्रिया से जुड़ने के योग्य बन ठीक गया। है, ठीक है, ठीक है। यही था। यानी इससे ये पुष्ट हुआ जी। कि अमूर्त गुण क्रिया का निर्वर्तक नहीं होता है। जी ये सिद्धांत जो था जी उसका अंग्रेजी ने अनुसरण किया है, जी इसलिए उसको द्रव्यवाची बनाया इन्होंने। जी। तो दोनों भाषाओं ने किया, एक ने लिंग के माध्यम से किया, एक ने द्रव्यवाची बना के, दूसरा लिंग के माध्यम से द्रव्यवाची बनाया, फिर क्रिया से संबंध जोड़ा, दूसरे ने वन के माध्यम से उसको द्रव्यवाची बनाया। नहीं, वहां जो इन्होंने किया, जहां आप लाल कह रहे हैं इसमें तो स्त्रीलिंग है ही नहीं कुछ भी। लाल शब्द आप मान रहे हैं अर्थ तो आ रहा है, लेकिन वो अर्थ गाय के कारण से आ रहा है, जी लाल के कारण से नहीं आ रहा हाँ है। जी। लाल शब्द तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में काम में लिया जा रहा है। जी ठीक है, तो उसमें भी इसने द्रव्यवाची बनाया है, यहां भी इन्होंने द्रव्यवाची बनाया है, और रक्ता रक्ता कृष्णाम अहन यहां भी जी संस्कृत ने अपनी दूसरी शैली से इसको द्रव्यवाची बनाया है। जी तीनों ही उसका अनुसरण कर रहे हैं, तीनों ही कर रहे हैं, तीनों अनुसरण कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। यहां पर रेड को ही रक्ता और रक्तम ये नहीं बनाया जा सकता, चूंकि
इसलिए बस केवल द्रव्यवाची के लिए वन लेके आए और पूर्व वाक्य में लिंग पता था और अध्याहार से व्यक्ति अपनी समझ से जोड़ लेता है, बस उसको अपने आप जोड़ना, शब्द नहीं कह रहा है लेकिन जुड़ जाता है, वो बिना कहे भी जुड़ जाता है। जी, तो यही कहना चाह रही थी कि इन्होंने भी जो ये सिद्धांत है कि अमूर्त अर्थ सीधा क्रिया का साधन नहीं बन सकता, सभी भाषाओं ने उसको फॉलो किया, सबने फिर उनको द्रव्यवाची बनाया, किसी ने लिंग के माध्यम से द्रव्यवाची बनाया, यहाँ पे इन्होंने विशेष शब्द के माध्यम से उसको द्रव्यवाची बनाया है। तो सभी द्रव्यवाची बना के अब क्रिया से उसको संबंध कर रहे हैं। तो अंग्रेजी अलग डिवाइस यूज करती है द्रव्यवाची बनाने के लिए, हिंदी माइक को संस्कृत अलग ठीक है, साधन। ठीक है, ठीक है, ये प्रस्तुति हो गई। आप में से किन्हीं को कुछ कहना है इस विषय में? ओ आचार्य जी, यहाँ पर जो अंग्रेजी वाक्य में जो पहला जो वचन दो शब्द हैं उनको बाद में लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इस विषय में जो चर्चा चल रही थी, तो अंग्रेजी का तो मुझे पता नहीं, मैं संस्कृत की दृष्टि से बताऊंगा कि एका रक्ता गौ आसित एकाच कृष्णा। तो एकाच कृष्णा कहने से वहाँ पर आसित ये अपने आप ही जुड़ जाता है। तो इसमें एक ऐसा नियम होता है कि च के साथ में च के 4 अर्थ होते हैं, समुच्चय, इतरेतर, समाहार, समुच्चय, इतरेतर और अनुवाचय। तो उसमें से जब चकार समाहार अर्थ में रहता है तब सीधा जो शब्द उसमें पढ़े गए हैं वो सीधा सीधा क्रिया के साथ में जुड़ते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल क्रिया में एक वचन का प्रयोग होता है, और यदि इतरेतर योग होता है अर्थात उन शब्दों का पहले आपस में संबंध होकर के फिर वो जब क्रिया के साथ में जुड़ते हैं तो फिर उसमें एकत्व, द्वित्व, मतलब उसमें द्वित्व या बहुत्व आ जाता है। आएगा उसमें। हाँ, तो वहाँ पर द्विवचन बहुवचन आता है। तो वो च के अर्थ पर निर्धारित करता है। अगर वहाँ पर क्रिया में एक वचन है तो इसका मतलब चकार यहाँ पर समाहार अर्थ में है, अर्थात समुच्चय अर्थ में, अर्थात प्रत्येक जो कर्ता अथवा कर्म आदि हैं वो सब क्रिया के साथ में अलग अलग जाकर के समुचित हो रहे हैं। तो इसलिए सबकी दृष्टि से फिर एक ही वचन रहता है उसमें। ठीक है, मतलब ये केवल कथन का भेद है, बाकी दोनों ही तरीके से प्रस्तुतियां होती हैं, अभिव्यक्ति होती हैं, उसी को इन्होंने चकार के 2 अर्थ करके बता दिया है, बाकी ठीक है। अंग्रेजी में भी ऐसा ही है ना, उसी तरह से ही तो यहां पर लेकर के चल रहे हैं। और किन्हीं को कुछ कहना है? हाँ बोलिए। अंग्रेजी के वाक्य की बात हो रही है, देयर वॉज अ रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ। तो जहाँ तक मुझे पता है देयर वर रेड काउज। जब बहुवचन आता है वॉज वर तो वर लगता है। यहाँ पर एक वचन है रेड काउ और रंग दोनों काउज का अलग अलग है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो जो उन्होंने लिखा वो सही है, क्योंकि देयर वॉज अ रेड काउ, वॉज मतलब एक लाल गाय है और एक काली गाय है। अगर होता लाल गाय हैं होता तो देयर वर रेड काउज एंड देयर वर ब्लैक काउज, तो भी वर जो है वो शेयर हो जाता, तो वर बहुवचन में लगेगा। आपका ये कहना आपने जो कहा वो तो ठीक है, उसके साथ साथ क्या आपका ये भी अभिप्राय है कि हम एक रेड काउ और एक ब्लैक काउ इन दोनों को मिला करके देयर वर नहीं बोल सकते, देयर वर 2 काउज, या तो यूं बोलेंगे देयर वर 2 काउज। अथवा ये जो कहना चाहते हैं आप, जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या नहीं हो सकता कि देयर वर ए रेड एंड ए ब्लैक काउज, ऐसा नहीं बोल सकते ना? नहीं बोल सकते। देयर वर ए रेड एंड ए ब्लैक काउ, या तो काउज बहुवचन में वर लगेगा और एक वचन है। मेरी बात का उत्तर दीजिए। बहुवचन में लगेगा वो तो ठीक है, बहुवचन में वर लगेगा। मैं बहुवचन कैसे बना रहा हूं जी, जिसका कि आप निषेध करना चाह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मैं उभार रहा हूं केवल। अगर मेरा ठीक है तो आप बताइएगा कि देयर वर ए रेड एंड ए ब्लैक काउज, नहीं बनेगा, क्योंकि काउज हम बोल रहे हैं ए रेड एंड ए ब्लैक, इन दोनों को मिला करके हम काउज बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं आचार्य, बोल सकते हैं। अगर काउज हम ले रहे हैं और काउज के अनुसार वहां पर वर बोल देते हैं, तो देयर वर, हम रुकेंगे वहां पर, देयर वर ए रेड एंड ए ब्लैक काउज। क्या ये वाक्य अंग्रेजी की दृष्टि से ठीक है? ए हटा दीजिए फिर ठीक है।
नहीं, फिर तो अलग अर्थ चला जाएगा। देयर वर ब्लैक एंड रेड काउस, तो अनेक लाल और अनेक काली हो जाएंगे। अनेक उसको मत लाइए, जिस अर्थ को यहां कहना चाहते हैं उसी अर्थ को कहने में क्या हम वर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? ए तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही गाय है लाल और एक ही है काली। तब कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? देयर वर ए ब्लैक एंड ए रेड काउस, ऐसा कोई बोल सकता है क्या अंग्रेजी में? ए से ना एक शब्द का संबोधन होता है अंग्रेजी में। एक ए से ए ब्लैक, हाँ, एक हो गई ए ब्लैक काउ एंड ए रेड काउ। तो ए ब्लैक एंड ए रेड, ये दो मिलकर के द्विवचन हो गया, यानी बहुवचन हो गया। इसलिए यहां पर वर आ सकता है क्या, ये पूछना? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली रेड है और स्पेसिफिकली ब्लैक है। तो दोनों को मिला करके जब कोई देख रहा है तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी अगर कहना होगा तो देयर वर काउस, या तो ये बोलेगा कोई, जी लेकिन ये अर्थ नहीं आएगा जो वक्ता कहना चाह रहा है। जी। वक्ता तो एक काली और एक लाल को कहना चाह रहा है, उस स्थिति में वर का प्रयोग नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये आपका कहना है, ठीक है। सत्यव्रत जी कहना है कुछ? हाँ, आचार्य जी, मेरी समझ से देयर वेयर अ रेड काउ, इसको वर बोलो। आप वेयर क्यों बोल रहे हो? वेयर एक, देयर वेयर कहां पर? वेयर नहीं, वेयर वर बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, ठीक कुछ है। लोग- देयर वर हाँ, अ रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ, या तो ये होगा, या फिर ऐसा होगा कि देयर वाज अ रेड काउ एंड देयर वाज अ ब्लैक काउ। एंड कंजंक्शन है, वो आप दोनों repeat दो कर रहे ऑब्जेक्ट हो। को नहीं, जोड़ने वाला है। पहला जो वाक्य आपने बोला कि देयर वर ए रेड काउ एंड ए ब्लैक काउ, जी ऐसा बोला जा सकता है? जी, क्योंकि नहीं। दो ऑब्जेक्ट हैं, क्रिया एक है, तो दो ऑब्जेक्ट होने पे चलो इंग्लिश में चलो, प्लूरल। ऐसा है इसको। अब ये जो अंग्रेजी की शैली है, आप एक मिनट बोल लेना। अंग्रेजी में क्या होना चाहिए उसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, जी, ठीक है। उन वाक्यों का ये वाक्य भी बन सकता है ना? मेरी समझ से नहीं बन सकता। अच्छा, नहीं बन सकता। क्योंकि एक मिनट। एंड अर्चना जी। कंजंक्शन। मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जब आप कह रहे हैं देयर Common नहीं होगा ना। वर रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ, तो एक तो जब ये डिटर्मिनर लगता है, ये एक को दिखाने के लिए लगता है, तो इसका और इसका सामंजस्य नहीं बैठेगा, ठीक है? नहीं, तो बैठे। सामंजस्य नहीं बैठेगा, इस वजह से ये ऑड लगेगा, अनग्रामेटिकल लगेगा। देखो, हम कई बार हिंदी का अनुवाद करके जो बोलते हैं ना, उसमें तो चलो हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा वाले क्या बोलते हैं उनके हिसाब से हमारे को मानना पड़ेगा। वहां ये प्रचलित है या नहीं है, वही प्रमाण माने जाएंगे। ये जो सेंटेंस है इसको जो वर की तरह से बनाना चाह रहे आवाज हैं, तेज कीजिए, थोड़ी पास में इस रखिए। सेंटेंस को जो ये वर की तरह से बनाना चाह रहे हैं बहुवचन में, हाँ, इसमें तो ये तो हो सकता है कि देयर वर टू काउस, वन ब्लैक वन एंड अनदर वन रेड। ये तो हो सकता है, ठीक है। ये लेकिन दो वाक्य होंगे, लेकिन- पहले वाक्य का विवरण दूसरे वाक्य में दिया जा रहा है, जी, वो हो सकता है। तब हाँ, हो सकता है। लेकिन ये वाज के साथ बिल्कुल ठीक है। ये आगे की जो सेंटेंस है वो पहले वाला ही पूरा कर रहा है। देयर वाज वहां जा रहा है। चलो इसको, सत्यव्रत जी इसको रहने दो विषय को। और ये जो वन की बात आई है यहाँ पर कि द रेड वन किस तरह से द्रव्य को ले रहा है, तो वन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, ये पहले से हम जिस चीज को जानते हो उसी के लिए आगे वो वन आता है। तो ठीक है। विच वन डू यू लाइक? हाँ, मतलब ये सर्वनाम है। जी जी। वन तो सर्वनाम सर्वनाम है, है। वहां चाहे हॉर्स भी हो सकता था, जो भी है वो पीछे जो- ठीक है, सर्वनाम पिछले से वाले को ले रहा है, तो लेकिन विश- द्रव्य को कह रहा है। इतनी सी बात है जी कि वन शब्द ला करके इन्होंने गुणवाची की अपेक्षा उसको द्रव्यवाची बना दिया है। रेड बना के, केवल रेड होता तो वो गुणवाची होता, अमूर्त होता, जी। द्रव्यवाची बनाया है, ठीक है, सर्वनाम के द्वारा बनाया है। यहां पर वन की जगह पे काऊ शब्द भी लिखा जा सकता था ना, कोई आपत्ति नहीं है। जी, वन की The जगह red काऊ लगा cow- करके भी होता है, लेकिन भाषा में क्योंकि समझ में आ रहा है इसलिए वन क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है। जाना जाता है, ठीक है। दोनों वाक्य ठीक हो सकते हैं। हाँ, तो इस कुल मिलाकर के इसमें आपने ये प्रस्तुति दी कि अमूर्त क्रिया का साधक नहीं होता है, ये जो सिद्धांत था उसका अनुसरण ये सब कर रहे हैं, अब भाषाएं कर रही है। भाषा में कर रहे हैं। इसमें एक बात केवल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लाल शब्द पे केंद्रित होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को लिंग दिखाई नहीं दे रहा है, भेदक नहीं है, पर हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर लिंग भी कहा जा रहा है शब्द के द्वारा। तो इसमें जो शब्द दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि लिंग का द्योतक हो।
हमारे को लिंग पता तो लग रहा जी। है, लेकिन वो पीछे से पता लग रहा है। जी। काली में हम लिंग कह सकते हैं, और जगह कह सकते हैं, यहां भी लिंग नहीं है, अंग्रेजी में लिंग नहीं है, संस्कृत में लिंग को दिया गया है। हाँ जी। संस्कृत के दोनों शब्दों में लिंगवाची प्रत्यय है, यहां पर हमें दिख रहा है, जैसा कि यहां संस्कृत में कहा गया। हिंदी में एक जगह है, एक जगह नहीं है, और अंग्रेजी में दोनों जगह नहीं है। वहां लिंगवाची होता ही नहीं है उस तरह से, जी। उसमें अभी नहीं होता है। तो ये ठीक है, भाषा की शैली हो गई, तो हो गया। ये तो एक सिद्धांत, यानी हम इसको भी व्याख्या कर सकते हैं जी। कि ये इसका अनुसरण इन भाषाओं ने किया है, हिंदी और अंग्रेजी ने भी किया है। ठीक है, कुछ कहना है? हाँ। ओ, आचार्य जी, यहाँ पर जो अमूर्त शब्द आया है, ये भी मुझे अभी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, क्योंकि कुछ एक वचन है, जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ संस्कृत में कि देवदत्तः कर्मणा सिद्धिम आपनोत, देवदत्त ने कर्म से सिद्धि को प्राप्त किया। तो अब ये जो कर्म है, कर्म को मूर्त माना जाए या अमूर्त माना जाए? अमूर्त ही माना जाएगा। अमूर्त माना जाएगा, तो यहाँ अमूर्त भी साधन बन रहा है और वो क्रिया से जुड़ रहा है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो कथन किया गया है वो विचारणीय है। यहाँ तो वो गुणवाची के संदर्भ में ही बोल रहे हैं। वैसे तो केवल गुणवाची, क्रियावाची को लेकर, शब्द को लेकर के इन्होंने चर्चा नहीं चलाई है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको योग रूढ़ी बनाएंगे कि भाई यहां केवल द्रव्य को क्या कहा जा रहा है, उस पर विचारने की बात है कि कर्मणा सिद्धिम अवाप्नोत, तो कर्म के द्वारा सिद्धि को उसने प्राप्त किया। कर्म को करण के रूप में माना जा रहा है और वो क्रिया से सीधे जुड़ रहा है। अब इसमें हम साथ में तो वैशेषिक या तो अपने दर्शनों का सिद्धांत लगा करके देखेंगे, तो क्रिया तो सीधे सीधे नहीं होती है, क्रिया सीधे सीधे दूसरी क्रिया का नहीं, मतलब क्रिया भी अमूर्त है। यहां पर कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया, तो ये क्रिया भी द्रव्यस्थ थी। कर्तृस्थ क्रिया और कर्मस्थ क्रिया, ये दो ढंग से हम देखते ही हैं व्याकरण में। तो या तो कर्म में होगी या क्रिया कर्ता में होगी। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया या तो कुछ स्पष्ट है नहीं, वैसे नहीं तो कर्ता में ही मानी जाएगी। कर्ता ने अपनी क्रिया से, कर्तृस्थ क्रिया है, और कर्ता में होते हुए देखो, इसके अंदर थोड़ा सा वैसे विचारने की बात है। आपने वाक्य उठा ही लिया है तो इसको लिख लीजिए, इसको तो हटा दें, ये तो हो गया। रामः कर्मणा सिद्धिम प्राप्नोति, रामः कर्मणा सिद्धिम प्राप्नोति। अब इसमें जो प्राप्नोति क्रिया है, ये तो प्राप्ति जो क्रिया है ये कर रहा है कर्ता, प्राप्त करने वाला कर्ता है, वो तो द्रव्य ही है। हाँ, कर्मणा ये क्रिया बन गई है बस। तो क्रिया के साथ में जुड़ रहा है यहां पर, जैसा कि अरुणया क्रीणाति, क्रीणाति तो कोई व्यक्ति था और अरुणया है। इनका कहना है कि कर्मणा यहां पर अमूर्त है, और ये अमूर्त कर्मणा प्राप्नोति से कैसे जुड़ रहा है, इसकी सिद्धि, इसमें साधन कैसे बन रहा है। तो शब्द की दृष्टि से तो कर्म ही सीधा जा रहा है वहां पर, क्योंकि जब गुण में देख रहे थे वहां तो हम उसको गुणवाची द्रव्य से जोड़ ही रहे थे, वहां तो जुड़ ही रहा था। लेकिन यहां सीधे सीधे शब्द नहीं बता रहा है कि यह कर्म द्रव्य से जुड़ा हुआ है। शब्द रचना की दृष्टि से वो तो सीधे सीधे वहां पर सिद्धि कर ही रहा है, क्रिया का साधक बन ही रहा है। लेकिन वैसे सिद्धांत की दृष्टि से हम देखेंगे कि कर्म अकेला रह ही नहीं सकता, वो द्रव्य में स्थित होते हुए ही सिद्धि को प्राप्त करवा रहा है। द्रव्यस्थ तो वो बन ही रहा है, क्रिया कभी भी। लेकिन ये सिद्धांत मानते हुए कि क्रिया स्वतंत्र रह ही नहीं सकती, तो अगर क्रिया के द्वारा कहा भी जा रहा है तो वहां भी द्रव्य के द्वारा ही कुछ न कुछ, द्रव्यस्थ क्रिया के द्वारा ही कुछ न कुछ वहां पर सहयोग किया जा रहा है। हाँ जी आचार्य जी, फिर तो यहाँ पर जैसे गुण के विषय में इतनी लंबी यहाँ पर चर्चा चली, तो उसको भी हम इसी दृष्टि से देखेंगे तो गुण बिना द्रव्य के स्थित नहीं हो सकता, गुण की उपलब्धि द्रव्य में ही होती है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर जैसे चर्चा चल रही थी कि अरुणा का संबंध क्रिया के साथ में लगेगा या फिर एकाहायनी के साथ में लगेगा, तो उन्होंने कहा कि एकाहायनी के साथ में तो नहीं लग सकता क्योंकि ये कारक है, कारक होने से क्रिया के साथ में ही जुड़ता है। तो उस पर ऐसा उत्तर दिया जा सकता था कि चूंकि ये अरुणा ये गुण है और गुण हमेशा द्रव्य में होता है, द्रव्य में होने के कारण से द्रव्य से ही जुड़ेगा, क्रिया में गुण होता नहीं है इसलिए क्रिया के साथ जुड़ेगा नहीं। दिया जा सकता, उन्होंने दिया नहीं, उसने दूसरे ढंग से उत्तर दिया। वो जो गुण के संबंध में उत्तर दिए गए थे वो यहाँ कहाँ कैसे लगाओगे?
गुण के संबंध के उत्तर हैं, वहां तो घट रहे हैं। अब ये कर्म अमूर्त है और इसके अंदर हम घटाने लगेंगे, उसमें कौन सा सिद्धांत घट रहा है जिससे हम करेंगे? तो चूंकि वो नहीं घट रहे हैं तो हमें फिर वहां जाना पड़ रहा है। वे सिद्धांत ये मानेंगे कि कर्म द्रव्य में ही रहता है, नहीं तो और क्या उपाय है, ये विचारने की बात है। ठीक है, अमूर्त जो है ये, चलो ठीक है। और किसी को कहना है? रविशंकर जी। जी, यहाँ जो अभी चर्चा चल रही है कि जो क्रिया है, कर्म है, वो क्रिया के साथ कैसे जुड़ेगी अमूर्त होते हुए। तो मीमांसा में ही अभी तो पहले गुण के बारे में चर्चा हुई थी, उसी के आगे 10वां अधिकरण है, पृष्ठ संख्या 686 पे। 686 अभिक्रमण आदि नाम प्रयाज मात्र अंगता अधिकरणम। तो यहाँ पर यही एक विषय उठाया गया था कि ये जो अभिक्राम है ये क्रिया है और ये फिर जुहोती के साथ कैसे जुड़ेगी। तो फिर यहाँ पर उत्तर दिया गया था सिद्धांति के द्वारा कि ये जो अभिक्रमण है ये कर्ता के साथ जुड़ करके फिर ये जुहोती के साथ जुड़ेगी। ठीक है, वैसे तो इसको भी, इस प्रश्न की चर्चा तो इस ढंग से इन्होंने की है पर इसमें वो वाले समाधान नहीं दिए है ना। ये मान करके चल रहे हैं कि वो कर्ता में ही अभिप्रेत होगा, वो अभिक्रामम जुहोती। लेकिन इसमें अभिक्रामम शब्द है ना, अभिक्रामम, अभिक्राम करता हुआ, करता हुआ ऐसा है। अभिक्रामम, हाँ, अभिक्रमण करके भूतकाल में लेंगे, भूतकाल में लेंगे। हाँ, अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यई। ठीक है, इसमें जैसे देखो युधिष्ठिर जी ने अर्थ लिखा है ना, अभिक्रमण आगे बढ़ते हुए आहुति देवे, अभिक्रामम जुहोति। तो अभिक्रमण करके जुहोति, ये भी अर्थ में कोई दोष नहीं है इसमें। एक अभिक्रमण करते हुए आहुति देता है, इस तरह का भी अभिप्राय लिया जा सकता है। करते हुए अर्थ लेंगे तो उसमें फिर क्षत्रि प्रत्यय होता है, तो इससे क्षत्रि करेंगे तो अभिक्रमण ऐसा आएगा, मतलब अभिक्रामन ऐसा बनेगा। अभिक्रामन, लेकिन यह क्रामम है तो ईणामूल प्रत्ययांत। नहीं, क्षत्रि तो नहीं लेंगे, क्षत्रि तो नहीं लेंगे, लेकिन अभिक्रामम का भी जो हिंदी में इन्होंने युधिष्ठिर जी ने किया ना, ये थोड़ा विचारने की बात है। ठीक है, नमूल प्रत्यय लगेगा ना इसको। हाँ। ठीक है, और किन्हीं को कहना है? रमन जी। इसी वाक्य में रामः कर्मणा सिद्धिम प्राप्नोति, तो कर्मणा का जैसे समाधान भी किया था कि कर्ता में देख लेंगे कर्ता करते हुए सिद्धि को प्राप्त करेगा। किंतु सिद्धि भी क्या एक मूर्त चीज है ऐसा? क्योंकि सिद्धि भी क्रिया से सिद्धि को, ये तो अभिप्रेत है किस सिद्धि को, वो सिद्धि कोई भी हो सकती है, कोई पद हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई योग्यता हो सकती है। ये तो कुछ कहा नहीं है, श्रेष्ठता को प्राप्त होता है उसकी जो भी क्रिया करता है। अब ये तो छुपा हुआ है, कौन सी क्रिया करता है ये नहीं पता, और कौन सी सिद्धि को प्राप्त करता है वो नहीं होता है, ये संदर्भ से ही पता लगेगा। कर्मणा को हम अगर अमूर्त देखेंगे तो सिद्धि भी तो अमूर्ति तो है। नहीं, सिद्धि अमूर्त हो ये आवश्यक नहीं है ना, यही तो मैंने बात रखी कि द्रव्य को प्राप्त करना भी सिद्धि कहला सकता है, गुण को प्राप्त करना सिद्धि कहला सकता है, किसी गुण अपने अंदर योग्यता का बढ़ाना सिद्धि को प्राप्त करा सकता है। वो अमूर्त ही हो ये आवश्यक नहीं है, मूर्त अमूर्त दोनों हो सकते हैं। किस चीज की सिद्धि? योग की सिद्धि है, बहुत सारी, कुछ भी हो सकता है, वो उसको अभी छोड़ो। यहां कर्मणा हमारे लिए जो एक विचारने की बात है, इस पर और कर लेते हैं कि अगले अधिकरण से यहां पर हमारा क्या समाधान होता है। ठीक है, आप बोलो क्या पूछना है आपको इसमें? जी, आचार्य जी जो इसमें रविशंकर जी ने कहा कि अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यई, तो यहाँ पर भी जो क्रिया आई है तो क्रिया अमूर्त होने से वो जुहोति क्रिया के साथ में नहीं जुड़ रही है, तो उनको उन्होंने कर्ता में उसको अभिक्रामम को लेते हुए कर्ता का जुहोति के साथ में संबंध दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है कर्म के लिए, यहाँ पर कर्मणा ये तृतीया है, तो इसके साथ में जो समान विभक्ति वाली होगी उसके साथ में जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अरुणया
एकाहायन्य दोनों में समान विभक्ति होने से वो मतलब एक दूसरे का और एकाहायनी का परिच्छेद करते हुए वो क्रिया को सिद्ध कर रही है। तो नहीं, वो शैली अलग अलग है ना। देखो, इसीलिए तो इन्होंने ये अलग अधिकरण बताया जो रविशंकर जी ने कहा तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 10वां अधिकरण, अभिक्रमणादि नाम प्रयाज मात्रांगता अधिकरण। तो अभिक्रामम जो होती अभिजित्य, ये जो था, देखो इसको जो ये एक तरह से जाति का प्रयोग हो जाएगा कि भाई जैसा वहां था बिल्कुल हम यहां देखने लगेंगे, हम कहेंगे वहां तो घट रहा है क्योंकि समानाधिकरण है, अरुणया पिंगाक्षा एकाहायन्या, यहां तो ऐसा नहीं है इसलिए नहीं लगेगा, ऐसे नहीं कह सकते ना हम इसमें यहां पर। और अगर बिल्कुल वही समाधान होता तो ये प्रसंग वहीं उठा लेते, एक उदाहरण और वहां दे देते इसका, इसको अलग अधिकरण बनाया। इसका मतलब वहां जो समाधान है वो यहां नहीं लग रहा है, इसको अलग ढंग से सिद्ध किया है। अब इसमें आपका जो ये प्रश्न है जो आपने पीछे रखा कि यदि यही उत्तर देना होता है इनको, अगर यहां यही उत्तर हो, इसका जो मैंने ये उत्तर दिया कि कर्म द्रव्य से ही जुड़ करके करता है, ये हमें सिद्धांत पता है, तो इसलिए यहां पर द्रव्य से ही जुड़ेगा, क्रिया सीधे नहीं करेगा। तो आपने ये बात रखी थी कि अगर यही उत्तर देना है यहां पर, आपको वो उत्तर यहां स्वीकार्य नहीं है, दूसरा क्या उत्तर है वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन ये उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपका हेतु दे रहे हैं कि अगर इसी तरह उत्तर देना होता तो अरुणया में भी दे देते हैं। वहां पर भी चूंकि गुण हमेशा द्रव्य में ही आश्रित रहता है, इसलिए वो सारी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, सीधा उत्तर दे देते ये। पर चूंकि वहां पर समानाधिकरण है, द्रव्य में वो घटता हुआ दिख रहा है हमारे को, वाक्य से शब्दों से भी पता लग रहा है, और वहां वो विवेचना हो सकती थी और उससे वहां उत्तर बन गया था, इसलिए ये उत्तर वहां देने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे दे दिया। और यहां चूंकि वो उत्तर नहीं घट रहा था, उसकी जगह पे अगली उपाय यहां पर लेना पड़ा कि कुछ सामान्य औषधि से चिकित्सा हो जाती है, उनसे नहीं होती है तो कुछ विशेष औषधि का प्रयोग करना पड़ता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। बोले यही उत्तर होता तो वहां पर भी दे देते भाई, वहां बिना इसके भी उत्तर आ रहा है तो वो ज्यादा बुद्धिगम्य होता है, वो स्वीकार्य होता है। जैसे हम किसी प्रश्नों का उत्तर, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं एक शैली का, कि हम कहें कि ईश्वर के बारे में बहुत सी बात करें, उसमें हम तर्क युक्ति करें, चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, और हम उसको समझा देते हैं। लेकिन किसी प्रश्न के उत्तर हम कहते हैं कि वेद में लिखा है, तो बोले वो जो उत्तर दिया था पहले वाला तर्क युक्ति से, क्या वो वेद में नहीं लिखा हुआ है? बोले अगर वेद से ही उत्तर होता तो वो तो वहां भी दे सकते थे, वहां इन्होंने तर्क युक्तियां क्यों लगाई? भाई वहां भी वेद से उत्तर कह सकते थे, वो भी एक उत्तर था, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर ये दे दो कि ये वेद में लिखा हुआ है, हर प्रश्न का उत्तर ये दे दो ये ऋषियों ने लिखा है, तो इससे हमारे को समझ में तो नहीं बैठता है ना पूरा। हमें स्वीकार्य हो सके, समझ में हो सके, उसके लिए कुछ और भी हमें विश्लेषण करना होता है। वो उन्होंने विवेचन किया और उस माध्यम से भाषा से संबंधित कुछ बातें हमारे सामने प्रकट कर दी हैं, अभिव्यक्त कर दिया, वो इसकी विशेषता हो गई। तो वो अगर यहां सीधे सीधे शब्द से अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो अगला उत्तर है भाई ये द्रव्य में ही रहता है, वो किया जा सकता है। भाषा जैसी मिल रही है हम उसी के अनुसार से तो निर्णय लेंगे, लेकिन यहां भी वो इतना तो मान ही रहे, कर्मणा कर्मणो असमवायात, यद्यपि पूर्व पक्षी कह रहा है, लेकिन कर्म से कर्म का समवाय नहीं हो सकता, कर्म से कर्म का समवाय नहीं हो सकता, ये मान रहे हैं। जी आचार्य जी, जो आप कह रहे हैं उससे सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर जो अरुणा और ये अभिक्रमण आदि दो अधिकरणों को दिखाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसी चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी अमूर्त चीज हो, तो क्योंकि अमूर्त वस्तु क्रिया के साथ में जुड़ नहीं सकती, तो वो जुड़ती कैसे है क्रिया के साथ में, उस बात को दिखाने के लिए यहाँ पर अधिकरण है। तो इसके अतिरिक्त भी जो अन्य अमूर्त चीज होंगी तो वहां पर भी हम इस चीज को लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है, लेकिन कौन सी अमूर्त चीज किस ढंग से जुड़ रही है ये थोड़ा विवेचनीय होगा कि वहां किस ढंग से जुड़ रही है। क्योंकि यहां हम कर्मणा में सीधे व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो करण कारक है और वो सीधे सीधे क्रिया से जुड़ रहा है। इनका भी सिद्धांत है कि जो क्रियावाची शब्द हैं, सुबंत हैं, वो कारकवाची जो शब्द हैं सुबंत है, वो क्रिया से ही जुड़ेंगे, और क्रिया यहां पर इस कर्म हमें इस स्पष्ट रूप से साधन के रूप में कही जा रही है। साधन के रूप में तो अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं है, साधनत्व तो उसमें वहां पर है, पर असंभव होते हुए वो द्रव्यस्थ ही माना जाएगा। और व्याकरण चूंकि ये मानता ही है कर्तृस्थ क्रिया या कर्मस्थ क्रिया, यही मानता है ना, इसके अलावा कहां मानेगा। हालांकि वो तो क्रियावाची प्राप्नोति आदि के लिए भी कहते हैं कि वहां, लेकिन यहां भी जब हम कर्म देखेंगे वो हमेशा किसी द्रव्य में तो स्थित होगी ही,
हम अधिकरण के संदर्भ में भी जब कहते हैं कि चटाई पर बैठ करके पानी पी रहा है, चटाई पर पी रहा है, कटे पिबती, चटाई पर पी रहा है, वो पीना क्रिया चटाई में हो रही है। एक तो सीधा अधिकरण में हो, पर सीधे अधिकरण में हो ना हो करके चटाई पर जो बैठा हुआ है उसमें पीने की क्रिया चल रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि चटाई पर पी रहा है। पीने का अधिकरण सीधे सीधे चटाई नहीं है। चटाई पर स्थित द्रव्य में पीने की क्रिया चल रही है उस व्यक्ति के अंदर। तो इस तरह की भाषा के प्रयोग, और हमें पता है कि चटाई पीती नहीं है सामान्य रूप से, लेकिन हम कहें कि चटाई भीग रही है, उस संदर्भ में हम कहें कि चटाई को पानी पिला रहा है, चटाई पानी पी रही है, तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति नहीं है, तो वो चटाई ही पी रही है, उसको ही कहना चाहता है। ठीक है, और किन्हीं को बोलिए। ओम, जो यहाँ मीमांसा में जो न्याय दिया हुआ है, तो उसमें जो लाल गाय और 1 वर्ष वाली, तो दोनों का अधिकरण एक गाय, मतलब गाय लाल वाली भी वो गाय होना चाहिए और 1 साल की भी वही गाय होना चाहिए। वही गाय होनी चाहिए। तो पर यहाँ पर जो ये बात आ रही है इसमें, इस वाले वाक्य में, कि एक लाल गाय थी और एक काली गाय थी, तो ये तो कुछ अलग बात नहीं हो गई इससे? अलग बात है। ठीक है, देखो इसकी मूल चर्चा ये नहीं है यहाँ पर, मूल चर्चा गुणवाची शब्द पे है। ये उदाहरण तो अलग है, देखो उससे मत जोड़िए आप। हाँ, इतनी असंगतता देखते कि ये एक तरह से देखो जाति का प्रयोग होता है ना, इस तरह से हम इस वाक्य का खंडन नहीं कर सकते कि देखो वहां तो ये उदाहरण था, आपका ये उदाहरण है, इसलिए ये उस प्रसंग की चर्चा नहीं है। वो उदाहरण वहां के लिए ठीक है, वहां समानाधिकरण्य है, उस तरह का ये वाक्य नहीं है, पर वहां गुणवाची शब्द का प्रयोग किया गया अरुणया। अब हमारा है कि गुणवाची शब्द सीधे सीधे क्रिया को बताता है, उससे जुड़ता है, या तो द्रव्यवाची होते हुए जुड़ता है, केवल इतना हमारे को देखना है। उसको देखने के लिए यहां पर वाक्य है ये ठीक। पर एक बात और उसमें, जैसे कि जहाँ जैसे कि द्रव्य और गुण, अगर एक ही, दोनों का एक ही प्रयोजन होता है, तो हम दोनों का एक ही प्रयोजन, हाँ दोनों एक ही प्रयोजन को, मतलब कि क्योंकि हाँ, सोम क्रय करना है, प्रयोजन वह है कि सोम क्रय करना है, और लाल गाय होना चाहिए और 1 वर्ष वाली होना चाहिए। हाँ, तो दोनों गायों का प्रयोजन एक सोम क्रय एक ही गाय है वहां पर। हाँ, मतलब एक गाय में दोनों गुण होने चाहिए, हाँ होना चाहिए, और वो एक सोम क्रय करने के उस प्रयोजन में, हाँ इन सब का प्रयोजन सोम क्रय एक ही है, हाँ, संयुक्त रूप से। वो संयुक्त रूप से उस एक ही प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसा एक पुस्तक में, मतलब कि तो वो वाक्य, मतलब उसमें वो शेष मान लिया जाएगा, उस प्रयोजन का वो शेष मानना चाहिए, ऐसा कहा गया है। नहीं, क्या मतलब है प्रयोजन का शेष मानना चाहिए? जब द्रव्य और गुण दोनों का एक ही प्रयोजन हो, हाँ, तो दोनों का संयुक्त रूप से, हाँ, उस प्रयोजन का शेष मानना चाहिए। हाँ ठीक है, शेष किसे कहते हैं? जो बचा, मतलब नहीं बचा हुआ नहीं है, मीमांसा की दृष्टि से बात कीजिए, शेष किसे कहते हैं? शेष मतलब कि अगर जैसे जैसे उदाहरण मत दीजिए, ये बताइए शेष किसे कहते हैं? शेष का मतलब है जो दूसरे के लिए होता है, परार्थ होता है ना, सूत्र भी आया है, चर्चा भी। शेष का मतलब यहां पर है परार्थ, यानी अप्रधान। अप्रधान तो ये गुण और ये द्रव्य, यानी लाल रंग, 1 वर्ष और वो गाय, ये किस चीज के लिए है? सोम क्रय के लिए है। तो जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान कहलाता है, उसको शेष कहते हैं। ये दोनों शेष हो गए, शेष का मतलब यही है। अब उस वाक्य को पढ़ते हुए शेष का जो हमारा लौकिक अर्थ है बचा हुआ, उसको देखेंगे तो उस वाक्य का अर्थ पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतना ही रखें फिर आज का। सभी को साधारण